हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को यहां पर आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा को डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संविधान सभा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक का पार्ट 1 कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट देखिए समितियां और अंतरिम मंत्रिमंडल से क्वेश्चन हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा से जो हमें आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। उद्देश्य संकल्प या इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जा सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव आप सभी जानते हैं कि तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी, दूसरी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा के सामने रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय संविधान किस लिए कार्य करेगा, भारत में सरकार किन उद्देश्यों के लिए कार्य करेगी, प्रारूप भारतीय संविधान का कैसा होना चाहिए, इसी से संबंधित था। इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा गया, लेकिन इसे पास आगे चलकर 22 जनवरी को किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा पास किया गया, पारित किया गया या फिर अपनाया गया। ओके, रखा कब गया था? तीसरी बैठक में। किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। पारित करने की डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में लिया गया था? तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको शॉर्ट करते हैं। यहां पर साफ पूछा गया है कि संविधान सभा में जो सीट्स निर्धारित की गई थी, टोटल कितनी थी? 389। इन सीट्स को किसके आधार पर लिया गया था, अपनाया गया था, या इनकी संख्या कैसे निर्धारित की गई थी? तो देखिए, संविधान सभा की 389 जो सीटें थी उनका निर्धारण भारत की जनसंख्या के अनुपात में किया गया था और उस वक्त भारत की जनसंख्या ऑलमोस्ट 39 करोड़ थी। तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था संविधान सभा में। तो इस तरह टोटल 389 सीट्स हमको संविधान सभा में देखने को मिलती है। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण संविधान सभा में किया गया था। अब यहां पर पहला वर्ड कैबिनेट मिशन योजना है, मतलब जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था और संविधान सभा में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट का निर्धारण किया गया था भारत की जनसंख्या के अनुपात में। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको लॉन्ग करके पूछा गया है, इसीलिए शायद हमको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी को अपडेट दे देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच अवेलेबल है, लाइव चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर जाकर आप एसएससी की लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर ही आपको फैसिलिटी दी गई है। आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां मेरी भी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया?
तो देखिए, इसके लिए हमको इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास में 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कब? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इस वक्त कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और घोषणा की जाती है कि अगले साल 26 जनवरी से, मतलब अगला साल कब आएगा? 1930। 1930 में 26 जनवरी से भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से 1930 से लेकर 26 जनवरी को भारत में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जा रहा था। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि भारत कब आजाद हो गया? 15 अगस्त को। तो अब इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को शिफ्ट हो गया। अब 26 जनवरी जो कि एक ऐतिहासिक डेट थी भारतीय इतिहास में, उसे अब किस रूप में मनाया जाए, इसीलिए इन्होंने, जो कि संविधान सभा थी, उन्होंने संविधान को थोड़ा सा रोका, डिले किया और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ताकि 26 जनवरी जो हम पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, अब उसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मना सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और तब से यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को डेट बनी रहे, जो कि एक हिस्टोरिकल डेट है, बनी रहे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, जब भारतीय संविधान सभा काम कर रही थी तो अलग अलग मुद्दों पर विचार करने के लिए अलग अलग कमेटीज का गठन किया गया था। इसमें संघ संविधान समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे, जैसे कि अभी हमने बात की संघ संविधान समिति। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। तो इन दोनों कमेटीज को याद रखना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जिन कमेटी के अध्यक्ष थे वहां से क्वेश्चन हमको कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते। तो संघ शक्ति समिति, जिसे यूनियन पावर कमेटी के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा संघीय संविधान समिति, जिसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के ही अध्यक्ष संविधान सभा में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फ्लैग कमेटी की यहां पर बात की गई। तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत की आजादी के पहले भारत के नेशनल फ्लैग के डिजाइन को तैयार करने के लिए फ्लैग कमेटी का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलकर झंडे का डिजाइन तैयार हुआ और फाइनली 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यह डेट भी काफी हिस्टोरिकल डेट है, काफी पूछी जाती है, याद रखिएगा। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज उसे कब अपनाया गया, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा के द्वारा भारतीय झंडे को अपनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए आगे आते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए, एक संविधान होगा, है ना, संविधान में कैसे अधिकार दिए जाएंगे, यह उद्देश्य प्रस्ताव है। किसका? संविधान का। आप जानते हैं, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा तो 13 दिसंबर 1946 को गया था, तीसरी बैठक में, लेकिन इसे फाइनली अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उसे 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। शुरुआत में क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं आए थे, इसीलिए उसको 13 दिसंबर 1946 को नहीं अपनाया गया,
आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को इसे मान्यता दी गई थी या संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आगे आते हैं, देखिए 1950 तक भारत की शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा संचालित की गई थी? अब देखिए 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। भारतीय संविधान को बनने में टाइम लगा। संविधान सभा ने उसको भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और लगभग 18 दिन का समय लिया, तो काफी टाइम लगा और फाइनली 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। अब जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए तो भारत की शासन व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाएगा? जब तक संविधान लागू नहीं होगा संविधान के अनुसार तो चल नहीं सकता। तो किस आधार पर भारत की शासन व्यवस्था को 1947 से 1950 तक चलाया गया? तो ये एक अधिनियम के आधार पर चलाया गया था और वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। और इस बात का जो प्रावधान किया गया था ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक भारत की शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित की जाएगी। यह प्रावधान 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में देखने को मिलता है। लेकिन 1950 तक भारत की शासन व्यवस्था को किस आधार पर चलाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। ओके, कंफ्यूज मत होना, आंसर ए हो जाएगा। इसमें इस बात का जिक्र है 1947 के एक्ट में कि भारत की शासन व्यवस्था को जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा या रूल किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सही कथन सुमेलित कीजिए। यहां पर जोड़ी बनाने के लिए कहा गया है। 4 कमिटीज दी गई है संविधान सभा की, आइए देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, अभी हमने बात की थी। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। तो ए का यहां पर हो जाएगा 3। ओके, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। काफी इंपॉर्टेंट कमेटी, काफी पूछी जाती है। तो बी का हो जाएगा 4। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सी का हो जाएगा 2। और लास्ट मौलिक अधिकार उप समिति। देखिए मौलिक अधिकारों के ऊपर अगर परामर्शकारी कमेटी की बात करें तो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन यहां पर मौलिक अधिकार उप समिति की बात की गई तो उप समिति जो थी मौलिक अधिकारों पर उसके अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी थे। तो डी का हो जाएगा यहां पर 1। अब देख लीजिए ये ऑप्शन हमें कहां देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 यहां पर ये बिल्कुल सही है जो इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्र गान को कब अपनाया गया था? नेशनल एंथम को कब मान्यता दी गई थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा की सबसे लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और लास्ट बैठक में मतलब 24 जनवरी 1950 को ही 3 चीजों को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और भारत के राष्ट्रपति इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, है ना। तो लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान और गीत को अपनाया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आगे आ जाते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बात की। प्रांतीय संविधान कमेटी या संविधान समिति, इसके अध्यक्ष अभी हमने जोड़ी मिलाओ में देखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कमेटी के ये अध्यक्ष थे जो कि एक एडवाइजरी कमेटी थी। किस पर? मौलिक अधिकारों पर। इसकी भी हमने बात की थी, मौलिक अधिकारों पर और देश की जो जनजाति या माइनॉरिटीज है और जो ट्राइबल्स एरिया है उनसे संबंधित जो एडवाइजरी कमेटी थी इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, है ना।
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित परामर्शदायी कमेटी, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वही प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। और वो कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, फ्लैग कमेटी, इन तीनों के ही अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ओके, चलिए आगे आते। अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहां पर बताता हूं, है ना। अंतरिम कैबिनेट की यहां पर बात की गई है, अंतरिम मंत्रिमंडल की बात की गई है यहां पर। तो आपको पता है, जो नवनिर्वाचित संविधान सभा थी जिसको कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाया गया था, उनके द्वारा भारत के शासन और प्रशासन को संचालित करने के लिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया था। किसके द्वारा? नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा। बैठक भी शुरू नहीं हुई थी संविधान सभा की, लेकिन उसके पहले ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम कैबिनेट या अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया था। अब इस अंतरिम मंत्रिमंडल में यहां पर पूछा गया रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा कौन कर सकता है? जिसके भुजाओं में बल हो। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, हाँ, जो पावरफुल हो, जिसकी भुजाओं में बल हो, वही रक्षा कर सकता है। तो देखिए, बल वर्ड किसके नाम में आ रहा है? सरदार बलदेव सिंह। ओके, तो अंतरिम कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे भारत के सरदार बलदेव सिंह। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा 3 और जो ऑप्शन है, अगर हम उनको भी देखें तो HC भाभा, है ना, ये अंतरिम कैबिनेट में भारत के खान और ऊर्जा मंत्री थे। खान और ऊर्जा मंत्री अंतरिम कैबिनेट में, खान और ऊर्जा मंत्री कौन? HC भाभा। जॉन मथाई की बात करें तो जॉन मथाई अंतरिम कैबिनेट में भारत के उद्योग मंत्री थे। कौन? जॉन मथाई। आसफ अली की बात करें तो यह भारत के रेल और परिवहन मंत्री थे अंतरिम कैबिनेट में। तो इन तीनों को भी आप याद रखिए। 4 नाम है, 4 मंत्रालय, स्पेशली याद रखिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। देखिए, रक्षा मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह हो गए अंतरिम कैबिनेट में। HC भाभा, भाभा परमाणु एटॉमिक एनर्जी सेंटर के भाई आपने कभी नाम सुना होगा। तो क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन होता है ना, एटॉमिक ऊर्जा। तो ऊर्जा और खान मंत्री, यहां से भी शॉर्ट ट्रिक मिल सकती है। जॉन मथाई भारत के उद्योग मंत्री थे अंतरिम कैबिनेट में, और आसफ अली भारत के रेल और परिवहन मंत्री थे अंतरिम कैबिनेट में। 2-4 लोगों को और याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू पे भी क्वेश्चन काफी आ जाता है। आपको पता है अंतरिम कैबिनेट में वो भारत के प्रधानमंत्री भी थे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्री भी उनके हाथ में थी, और विदेश मामले भी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी किसके हाथ में था? वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट रहे, अगर उनकी बात करें तो वो उस वक्त खाद्य और कृषि मंत्री थे भारत में। रक्षा मंत्री आपको पता चल ही गया। तो ये मंत्रालय हैं कुछ जो आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लियाकत अली खां अंतरिम मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इनको तो हम भूल ही गए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। लियाकत अली खां जो अंतरिम कैबिनेट बनी थी 1946 में, उसमें भारत के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, कौन? लियाकत अली खां अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री थे। आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो संविधान सभा के 2 पार्ट में
ऑलमोस्ट हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। तो आपके संविधान सभा से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते एग्जाम में वो आप हमेशा सही करके आओगे। ओके, और जितनी भी रिलीवेंट डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बताई है वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट की होगी। अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।